होगी और गाइड करने के लिए कल सुबह भी बातचीत होगी। थैंक यू आपका, रेस्ट करिए, कल सुबह आपसे अब मुलाकात होगी। सुनील सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर जुड़ने के लिए, बहुत दिनों बाद आपसे वापस मुलाकात हो रही है मेरी। तो पहले तो सुनील सर, पॉलिसी एक समय था, कह लीजिए पिछले हफ्ते से पहले की कहानी, कि सब एक वॉइस में कह रहे थे अभी दिसंबर का रेट कट तो गिवन है। ये जीडीपी के आंकड़े ने कंफ्यूजन थोड़ा सा डाल दिया है। अगर ग्रोथ को ही सपोर्ट करना था तो ग्रोथ तो ऑलरेडी अच्छी है, पहली छमाही में 8% की जीडीपी ग्रोथ है, क्या चाहिए और। तो अब उस अच्छा, आवाज के एमपीसी के ग्राफिक्स भी प्लीज रखिएगा सुनील सर। ऐसा नहीं कि हम ही कंफ्यूजन, मजारी कंफ्यूजन, अच्छे इकोनॉमीज भी डिवाइडेड हैं इस पॉलिसी आउटकम पे। आपका लॉजिक क्या कहता है, कल की पॉलिसी में एक एटलीस्ट लास्ट 25 बेसिस पॉइंट्स का कट एक्सपेक्ट करूं या नहीं करूं, क्योंकि उसके बाद अगले साल की Q1 में सारी स्थिति बदल रही होंगी। तो मेरे ख्याल में रेट कट होना चाहिए, मैं उस कैंप में हूँ। और उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि ये 8% का जीडीपी ग्रोथ आपको देखना चाहिए कि किस माहौल में हुआ और आगे के लिए क्या बता रहा है। तो पहली चीज है, ग्रोथ को सपोर्ट 8% कैसे आया आपको, कि आपको गवर्नमेंट की कैपेक्स में बढ़त दिखी, तो गवर्नमेंट के बलबूते पे थोड़ी खर्चा हुई। सेकंड, एक्सपोर्ट्स का थोड़ा फ्रंट लोडिंग हुआ था क्योंकि टैरिफ को बीट करने के लिए। थर्ड चीज थी कि ये वाई नंबर है, तो लास्ट ईयर ये सेकंड तिमाही ही वर्स्ट तिमाही थी जब जीडीपी 5.7 पे गिर गया था, तो एक लो बेस इफेक्ट का भी बेनिफिट मिला। अब सेकेंड हाफ में ये ग्रोथ का रिपीट नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट 6 महीने में आपने कहा 7.8 प्लस 8.2 8% का एवरेज है, और फुल ईयर का एक्सपेक्टेशन आरबीआई का ही 6.8 है। मान लीजिए कल उसको रिवाइज करके 7 भी करते हैं, यानी सेकेंड हाफ में आपको बिलो 7 आएगा, तभी एवरेज 7 पे बैठेगा ना। तो नेचुरली अगले तिमाही के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव है कि एक बेस इफेक्ट उतना नहीं होगा। सेकंड, आपको जो एक इम्पैक्ट है गवर्नमेंट की कैपेक्स का, वो सब का कितना होगा, तो अनलेस आरबीआई आके फुल ईयर का टारगेट 8 पे बताने वाली है, देन मान लीजिए कि सेकंड हाफ में भी 8% होगा, तो रेट कट की आउटलुक लुक्स डिफिकल्ट। मगर मेरा मानना नहीं है, 6.8 कह रहे थे कल तक, आज जाके 8 थोड़ी कर सकते हैं। तो इसीलिए सेकंड हाफ का ग्रोथ रेट में थोड़ा स्लो डाउन ऑन अ रियल ग्रोथ रेट दिखेगा। सेकंड बात, मैं क्यों रेट कट में फेवर में बता रहा हूं, कि चीज ऐसी है कि नॉमिनल जीडीपी एक्चुअली घट गई है फ्रॉम Q1 टू Q2, फ्रॉम 8.8 टू 8.7। तो माने क्या है कि आपको इन्फ्लेशन का डिफरेंशियल जो है, उसको कहते हैं ना डिफ्लेटर, जो वो बहुत कम है, खाली आधा परसेंट। यानी आज शायद मार्केट को, नॉट मार्केट को, इकोनॉमी को री इन्फ्लेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये नॉमिनल जीडीपी अगर 8.8 8.7 ऐसे नीचे चलाते गया तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली खास करके कॉर्पोरेट्स के लिए। बिकॉज कॉर्पोरेट्स को जब वो नया निवेश करते हैं कुछ कैपेसिटी में, उनको एक प्रोडक्ट की प्राइस रीजनेबली बढ़ती हुई दिखनी है। अगर आधा परसेंट 1% बढ़ रहा है प्रोडक्ट, तो ब्याज का जो इंटरेस्ट रेट है 7-8%, वो कैसे मीट कर पाएंगे। तो कॉर्पोरेट कैपेक्स बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। और फिर और एक बात है कि अगर इन्फ्लेशन इतना लो है, आपने रेट कट नहीं किया, तो आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो बहुत प्रोहिबिटिवली हाई रह गया, और वो भी एक नेगेटिव होगी फॉर लेंडिंग, फॉर बोरोइंग बाय द कॉर्पोरेट्स। तो अगर फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करना है, तो ये 8 है, हो चुकी है। ये मान लीजिए ये पिछले का, आने वाले दिन में मैं देख रहा हूं कि 7 के करीब ही रहेगी जीडीपी ग्रोथ। और इंटरेस्ट रेट्स को अगर आपको एक रीजनेबल लेवल पे लाना है, तो एक रेट कट बनता है, वही मेरा मानना है, मेरी रीडिंग है। और सेकेंड, वर्ल्ड की जो सिचुएशन है उसमें सभी रेट कट की बात कर रहे हैं, और इंडिया एक हाई इंटरेस्ट इकोनॉमी है, यूएस का 4 के करीब है, बाकी के यूरोप और ये तो जापान तो और भी कम है। तो अगर वहां पे रेट कट हो रहा है, हमने नहीं किया, तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बढ़ जाएगा, तो करेंसी के ऊपर और भी दबाव आ जाएगा। तो अब यहां पर ऑफकोर्स आरबीआई की सोच देखनी चाहिए कि क्या वो करेंसी के 90 पर कंफर्टेबल है, या 91 92 तक भी वो कंफर्टेबल है। तो अगर वो है तो रेट कट नहीं करेंगे। बट मेरा मानना है कि जो एक 6% डिप्रिसिएशन ऑलरेडी एक साल में हो चुका है, वो काफी है, ऑलरेडी हमारी वीकेस्ट करेंसी हो गई है। तो इसके लेवल पे एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है कि आरबीआई की बाइंग आएगी, तो नेचुरली रेट कट उस एफर्ट को सपोर्ट करेगा। तो इन सब चीजों के कारण मेरा मानना है कि एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जरूर आएगा, और रेट कट नहीं आया अभी तो एटलीस्ट पॉलिसी को अकोमोडेटिव में भी बदलेंगे, क्योंकि एक ग्रोथ सपोर्टिव गवर्नर है, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया बाय फ्रंट लोडिंग द रेट कट। तो बात सही है वो। मेरा मानना है कि
tilting in favor of a rate cut 25 bips tomorrow. ये मेरी सोच है. Let's see what happens. सिर्फ गवर्नर नहीं, ऐसा लगता है वो एमपीसी डविश है. तो रेट कट का टिल्ट है भाई कल सुबह के लिए, सुनील सर क्लियर करते हुए. और ये बात सही है, अगर केपेक्स, सरकारी केपेक्स ने तूल दिया था, तो एक रिपोर्ट में अभी हाल फिलहाल ही पढ़ रहा था कि सेकेंड हाफ में वो सरकारी केपेक्स उतना सपोर्टिव नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि सरकार को इवेंचुअली अपने फिस्कल डेफिसिट नंबर्स को मीट करना अब सामने खड़ा हुआ है. प्लस जो सनील सर कह रहे थे, अब जब नॉमिनल जीडीपी गड़बड़ा रही है तो टैक्स कलेक्शन अगर गड़बड़ाएंगे, थोड़ा फूक फूक के कदम रखेगी सरकार भी. खैर सुनील सर, ये आपने रुपए की बात छेड़ दी जाते जाते, 90 पे आ गई. हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तो है नहीं, तो ये क्या आरबीआई की कॉन्शियस कॉल है? अदरवाइज आरबीआई के पास तो रिजर्व्स हैं करेंसी को डिफेंड करने के लिए. ये क्या उन्हीं एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, जहां पे हमें ट्रेड डील नहीं कर रही तो एक्सपोर्टर्स सेल कर रहे हैं, तो एक तरीका हो गया रुपया डिप्रिशिएट करके एक्सपोर्टर्स को कुछ तो मदद दे दो? ये उस लॉजिक से उतर रहा है क्या रिजर्व बैंक? ऐसा लगता है क्या? नहीं, ठीक क्या है कि मार्केट की, आपकी, हमारी सोच खाली डॉलर के ऊपर होती है. मगर आरबीआई की सोच एक वेटेड एवरेज, REER कहते हैं उसको, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एक बास्केट ऑफ करेंसीज. एंड बिलीव इट और नॉट, अगेंस्ट द चाइनीज करेंसी हमारी रुपी अप्रिशिएट हो चुकी है. सो चाइना एक कॉम्पिटिटर है एक्सपोर्ट्स के लिए. अगर वो वहां के साथ हमारी अप्रिशिएट हो रही है तो हमारे एक्सपोर्ट्स को और भी नुकसान हो जाएगा. सेकंड, अब ट्रेड डील का जो बात कोई बात करना ही भूल गए, क्योंकि ट्रेड डील अभी नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली होगा. तो 50% का टैरिफ को काउंटर करने के लिए थोड़ा तो हमें एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देना चाहिए. तो मेरा मानना है कि आरबीआई ने साफ कह दिया कि हम कोई लेवल नहीं टारगेट करते, मगर वो ट्रैक करती है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज, जहां पे चाइनीज की करेंसी भी है, जापानीज करेंसी है, जर्मन भी है, यूरो भी है, सब ब्रिटिश पाउंड भी है. तो उस बास्केट के अंदर अगर देखे, ये एक होगा कि डॉलर का भी जो एक बहुत कमी था वो अभी सुधर के 100 के आसपास, आज मैंने देखा 99 ऑड के लेवल पे है. तो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी है. और ये जो डिप्रिसिएशन हो चुका है वो मैं इतना खराब नहीं मानता. हेडलाइन के लिए 90 पार करके बहुत भयंकर है, मगर एक देश को आगे बढ़ना है तो एक्सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है. इंडिया एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है और हमारी ऑयल की जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है. लकीली ऑयल भी अभी उतना बढ़ नहीं रहा है, सपोर्ट दे रहा है, मगर एज अ डेफिसिट कंट्री हमें ख्याल रखना चाहिए कि किसी तरह पे हमें एक्सपोर्ट्स इंप्रूव करनी चाहिए. और अगर वो करना है तो जरूर करेंसी का थोड़ा वीकनिंग बनता है. तो मैं कोई वरीड नहीं हूं कि ये 90 के नंबर के ऊपर, ये नंबर का कोई मीनिंग, जैसे सेंसेक्स का भी या निफ्टी का भी 26,000 का कोई मीनिंग, मायना नहीं है. ये जस्ट वेटेड एवरेज नंबर है. कल 27 जाएंगे तभी हम बात करेंगे 27 पार करेंगे कि नहीं. तो वैसे 90 एक खाली नंबर है, उसको मत देखिए कि यस लास्ट ईयर हमने थोड़ा एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउ किया, बिकॉज लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तौर पर हमारी इंटरेस्ट रेट 6.5 है, यूएस का इंटरेस्ट रेट 4 पर है, तो 2.5% पर एनम फंडामेंटल तौर पर रुपये को डिप्रिशिएट होना चाहिए लास्ट ईयर. और 3.5% ज्यादा हो गया, पर उसके कारण थे. और एफआईएस का भी $15 बिलियन उन्हें पुल आउट किया. तो आप सोच रहे हैं कि एक तरफ उनका पुल आउट, दूसरी तरफ टैरिफ, तो ये सब मिला के थे. अब आने वाले वर्ष में ये मैं नहीं देख रहा हूं कि इतनी एफआई की पुल आउट होगी, इनफैक्ट पॉजिटिव भी हो सकती है. और सेकंड, ट्रेड डील अगले साल में सॉल्व हो जाएगी, तो दबाव उतना नहीं होगा रुपये के ऊपर. पर फिर भी ये 90 कोई लेवल है जिस पे डरने की जरूरत नहीं है. अगर 91 भी जाता है तो चलता है, नो प्रॉब्लम. मगर अपना जो रिलेटिव करेंसी है हमारी कंपीटिंग कंट्रीज के हिसाब से हमें थोड़ा वीकेंड रखना चाहिए, ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स देश को आगे बढ़ा सके विथ थ्रू द एक्सपोर्ट रूट. वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ही चश्मे से देखने का नहीं, आप अपने कंप्यूटर के साथ करेंसी को मैप करके देखो, तो आप जो कर रहा है आरबीआई शायद सही है. सुनील सर, वो ट्रेड डील भूले नहीं थे, पर क्या दर्शक बोलेंगे रोज एक ही बात करने लगता है, इनका कुछ करने को नहीं हो, ट्रेड डील हो ही नहीं रही है तो अब क्या बात करूं. अच्छा एक चीज, अभी लग तो रहा है आप इंडिया में हो कि सिंगापुर में हो सुनील सर? नहीं, इंडिया में हूं आज. तो जब सिंगापुर गए हुए थे तो वहां पे आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, ये कब तक पैसा नहीं डालेंगे इंडिया में? नहीं, वो कह रहे हैं कि दो बात है. एक है कि ये नॉमिनल जीडीपी ना, इट्स नॉट गुड फॉर कॉर्पोरेट ईपीएस ग्रोथ. तो दे आर वरीड के ये लो इन्फ्लेशन की स्थिति कॉर्पोरेट के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा है. इन्फ्लेशन कम होने से आम जनता के लिए अच्छा है, फिस्कल डेफिसिट के लिए अच्छा है, सबके लिए लो इन्फ्लेशन अच्छी है. मगर कॉर्पोरेट ईपीएस ग्रोथ के लिए नॉमिनल जीडीपी का घटना अच्छी बात नहीं है. और वो देखते हैं कॉर्पोरेट जीडीपी की, कॉर्पोरेट ईपीएस की ग्रोथ. तो उनको ये जरूरत है कि एक डिसेंट इन्फ्लेशन 2-3% एटलीस्ट होना चाहिए. ये जो होलसेल इंडेक्स का नेगेटिव होना, ऐसी बातों से वो खुश नहीं है कि बहुत ओवर
क्या कह रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में, इसलिए थोड़ा री इन्फ्लेशन की जरूरत है, एक वो बात देख रहे हैं। सेकंड बात है कि ट्रेड डील ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ट्रेड डील के अलावा भी उनको जनवरी अर्निंग सीजन की बहुत इंतजार है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल सीजन में जो सेल्स की बढ़त की बात हुई ना, ऑटो में, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, ये वो, मगर क्या वो मार्जिन को इंपैक्ट कर रहे हैं या मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं कॉर्पोरेट्स? तो वो खास करके क्योंकि 22 सितंबर को ही शुरू हुई थी ना जीएसटी का रेट कट, और दिवाली तो अक्टूबर 20 को हुई थी, तो इसका इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट मार्जिन आपको जनवरी सीजन में दिखेगा। अगर दिख रहा है कि खाली जीएसटी कट का बेनिफिट पास ऑन करके ही उन्हें अपना सेल्स बढ़ा दिया तो मार्जिन प्रोटेक्टेड रहे, तो फैंटास्टिक, तो एफआईएस वापस आते हैं। और तीसरी बात में भूलना नहीं चाहिए, ये दिसंबर एक ठंडा मंथ है उनके लिए, क्योंकि छुट्टियों पे जाते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं जहां पे प्रॉफिट बना है इस साल हेज फंड्स का, क्योंकि कैश प्रॉफिट से ही उनको अपना बोनस मिलता है। और इस साल इंडिया में तो पैसा नहीं बना, तो इंडिया में ज्यादा बेचने की जरूरत नहीं है उनको, वो बेचेंगे चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, जहां पे उन्हें पैसा बना, और रीअलोकेट करेंगे इसको जनवरी क्या में आएगा? छुट्टी के बाद आने के बाद, विच कोइंसाइड्स विद आवर अर्निंग सीजन फ्रॉम 10th जनवरी। तो वो अर्निंग सीजन में अगर ये दिख रहा है कि तो पैसा आ ईपीएस जाएगा। आ जाएगा, तो वो पैसा धीरे धीरे आएगा, बट बड़ी वापसी होगी जब वो ट्रेड डील कहते का हैं वो कहते हैं दाग अच्छे हैं, अपने केस में इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत अच्छा है, आने की जरूरत है अब। सुनील सर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम से रखा है सेंस एंड सिंप्लिसिटी, आसान शब्दों में बढ़िया तरीके से सब कुछ समझा दिया। सुनील सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। काफी देर से कंचन और उधर आलोक